हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, सेफ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। दिस इज़ रुचिका एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रांड न्यू चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, दैट इज़ चैप्टर नंबर 12 और उसका नाम है आपका कोरिलेशन। तो इससे पहले ऑलरेडी हम काफ़ी सारे चैप्टर्स डिटेल में कर चुके हैं। 10 चैप्टर्स तक हमने कर लिया है सारी चीज़ें, ठीक है। अभी जो आपका 11th चैप्टर था आपकी जो बुक में दिया हुआ है मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, छूना नहीं है, देखना तक नहीं है, पन्ने भी नहीं पलटने हैं उसके। 10th के बाद डायरेक्ट 12th पर आ जाओ, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कोरिलेशन की। तो देखो ये वाले चैप्टर में पढ़ना क्या है बेसिकली हमको, कि जो हमारी क्या है स्टैटिस्टिक्स में हम अभी तक क्या करते आ रहे हैं, बहुत सारी स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के साथ कुछ ना कुछ ऑपरेशन करते आ रहे हैं ना। कभी हमने किसी का मीन निकाला, कभी हमने किसी का मीडियन निकाला, मोड निकाला, और वो किसी से कोई ग्राफ बनाया, हिस्टोग्राम बनाया। मतलब स्टैटिस्टिकल सीरीज़ होती है, हमारे पास डेटा होता है, क्वान्टिटेटिव डेटा होता है, उसी के साथ कुछ ना कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं। अब क्या होता है हमारी लाइफ में, मतलब इन जनरल मैं बोलूँ एवरीडे लाइफ में क्या होता है, बहुत सारे क्वान्टिटेटिव डेटा होता है हमारे पास, और सिर्फ एक सीरीज़ नहीं होती है, सिर्फ एक तरीके का या फिर एक मतलब आप कह लो एक ही डेटा नहीं होता है, कि बहुत सारे अलग अलग डेटा होते हैं, अलग अलग चीज़ों के डेटा होते हैं, ठीक है, अलग अलग टॉपिक्स के। तो क्या होता है किसी दो में या दो से ज़्यादा स्टैटिस्टिकल सीरीज़ में ना रिलेशनशिप हो सकता है। तो उस रिलेशनशिप को मेजर करना है हमको इस चैप्टर में। तो बेसिकली कोरिलेशन से समझ आ रहा होगा। देखो आपने ये टर्म सुना होगा, जैसे हम बोलते हैं ना को फाउंडर, को वर्कर, ये वर्ड्स आपने सुने होंगे। अगर मान लो मैंने कोई चीज़ बनाई है तो मैं फाउंडर हूँ, और मैंने किसी और के साथ मिलकर बनाई है तो हम दोनों को फाउंडर्स हैं। मतलब हम साथ में दो या दो से ज़्यादा लोगों के साथ की बात हो रही है, मैंने दो और लोगों के साथ में बनाया, यानी कि को फाउंडर्स हैं हम। आप वर्कर हो और आप बहुत सारे लोगों के साथ काम कर रहे हो, को वर्कर्स हैं हम लोग। कोऑपरेट करना आपने समझा होगा, सुना होगा ये वर्ड, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर काम करना, उनको उनके साथ कोऑपरेट करना। तो को जो वर्ड होता है ना, वो क्या होता है, बहुत सारे चीज़ों में आता है, ठीक है। तो को रिलेशन मतलब बहुत सारी, दो या दो से ज़्यादा स्टैटिस्टिकल सीरीज़ के बीच का रिलेशन। कौन बताता है हमको, को रिलेशन। समझ आया। तो को रिलेशन देखो क्या होता है, हमारी आम जिंदगी में बहुत सारी सीरीज़ होती हैं, या फिर बहुत सारी सीरीज़ ऐसे बहुत सारा डेटा होता है अलग अलग चीज़ का। हम देखें, अगर हमको पता है, हमने ये पढ़ा हुआ है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि प्राइस चेंज होता है तो किस पे फ़र्क पड़ता है, डिमांड पर, है कि नहीं। डिमांड चेंज हो जाती है तो प्राइस अलग है, डिमांड अलग है। दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, इनका अलग अलग डेटा होगा, और इन अलग अलग डेटा के बीच में पर रिलेशन है। आपको पता है प्राइस चेंज होने से डिमांड चेंज हो रही है, दोनों के बीच में अच्छा खासा रिलेशन है। जब रिलेशन है तभी तो फ़र्क पड़ रहा है डिमांड को। अब आप और आपके फ्रेंड के बीच में एक अच्छा रिलेशन है, और अगर आप बात ना करो, आप चेंज हो जाओ, तो उसको भी फ़र्क पड़ेगा ना। इसी तरह प्राइस और डिमांड के बीच में भी रिलेशन है, प्राइस चेंज हुआ तो डिमांड पे भी फ़र्क पड़ा। तो इन दोनों के बीच का जो रिश्ता है, रिलेशन है, कितना ज़्यादा है या कितना कम है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, उसकी आप कह लो डेंसिटी क्या है। बेसिकली इंटेंसिटी नहीं, डेंसिटी क्या है, मतलब कितना गहरा रिश्ता है, समझ रहे हो, दो चीज़ों के बीच में। वो निकालने के लिए हम कोरिलेशन यूज़ करते हैं। तो सिंपल सी बात है। अब हम डेफिनेशन पे आते हैं। कोरिलेशन क्या होता है, ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है। सबसे पहली बात, कैसा मेथड है, स्टैट्स में पढ़ रहे तो ऑब्वियसली स्टैटिस्टिकल मेथड होगा या फिर टेक्निक होगी। क्या करता है ये, दैट मेजर्स क्वांटिटेटिव रिलेशन। एवं कोई फालतू सा रिलेशन नहीं मेजर करता, क्वांटिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव क्योंकि हम स्टैट्स की बात कर रहे हैं, जब से हम सारी चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव डेटा हमेशा क्वांटिटेटिव होता है, और जब डेटा के बीच में रिलेशन बताना है तो क्वांटिटेटिव ही होगा ना। तो क्या है, क्वांटिटेटिव रिलेशन मेजर करता है बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स, अलग अलग वेरिएबल्स, चाहे वो दो हों या दो से ज़्यादा हों, कितने भी हो सकते हैं। तो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को मेजर करने का एक टूल है, एक टेक्निक है, एक मेथड है। और कैसा टेक्निक, टूल, मेथड है, स्टैटिस्टिकल, और वो से हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन। तो कोरिलेशन समझ आ गया क्या होता है, कैसे होता है, वगैरह वगैरह। पर अब कुछ बेसिक चीज़ें आपको जो याद रखनी है कोरिलेशन के बारे में, वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि कोरिलेशन क्या हो, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताए। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब अगर कोई चीज़ हो रही है उसके कारण दूसरी चीज़ होगी। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया था कि प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में चेंज होगा, तो ये वाला जो है ना कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, पर ऐसा हर केस में ज़रूरी नहीं है। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ एक और, कि अगर अच्छी बारिश हुई है ना, अच्छी बारिश हुई है अगर, तो क्या होगी, फार्मर्स की क्रॉप अच्छा आउटपुट हमको देगी। ये भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। अच्छी बारिश हुई उस कारण ही फसल अच्छी हुई, और बहुत ज़्यादा मान लो ओले वोले पड़ गए, सब फसल नष्ट हो जाएगी। तो ओले हो गए, उसके कारण से क्या हुआ, इस कारण से हमारी फसल नष्ट हो गई। तो ये जो अभी मैंने रिसेंटली 2-3 एग्जांपल्स दिए, सारे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हैं।
पर अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो इस मतलब अपने एकेडमिक्स में, सारे सब्जेक्ट्स में टॉप करते हो, बहुत बढ़िया मार्क्स लेकर के आते हो, ठीक है। और साथ ही साथ मैं ये भी बोल रही हूँ कि आप ना क्या कहते हैं, आप क्या बोलते हैं, डांस में अच्छे हो, स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो, ठीक है, और अदर जो करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें भी अच्छे हो। तो पढ़ाई में अच्छे होने से, एकेडमिक्स में अच्छा होना और डांस में अच्छा होना, इन दोनों के बीच में कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है क्या? क्या कोई ऐसा इंसान है जो मुझे बता सकता है कि अगर कोई इंसान पढ़ाई में अच्छा है उसी कारण वो डांस में अच्छा हो सकता है, अगर कोई पढ़ाई में अच्छा है तो उसी कारण वो अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छा हो सकता है? ऐसा तो नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे जो पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं पर उनका और बाकी चीज़ों में बहुत दिमाग चलता है, वो गेम्स बहुत अच्छे खेलते हैं, वो डांस बहुत अच्छा करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में, एकेडमिक्स में और डांस में, इन दोनों में अच्छा होने में कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं है, पर इन दोनों में एक हम अपने दिमाग से ना एक रिलेशनशिप बिठा सकते हैं कि हाँ यार, हो सकता है अगर वो पढ़ाई में अच्छा है तो वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो। तो हम कंक्लूजन मतलब एक रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, और ये रिलेशनशिप कितना गहरा होगा हम ये बता सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, या तो कि जो एकेडमिक्स में अच्छा है वो स्पोर्ट्स में अच्छा होगा ही होगा, या फिर थोड़ा कम है कि कुछ कुछ चांसेस है, ऐसा हम पता कर सकते हैं। पर ये बेकार सा नहीं है, समझ रहे हो? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इसके बीच में नहीं है। पर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप किस में था? प्राइस और डिमांड में था, प्राइस और सप्लाई में था। अब जैसे मैं बोलूँ कि आपने और माइक्रो में क्या क्या पढ़ा हुआ है, हाँ, अगर जैसे हम ज़्यादा ज़्यादा लेबर लगाएंगे तो ज़्यादा आउटपुट मिलेगा, तो ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। ज़्यादा लेबर लगाई उसी कारण तो ज़्यादा आउटपुट मिला, ये तो फैक्ट है ऑब्वियसली। तो ज़रूरी नहीं है हर बारी की कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप शो करे कोई भी दो स्टैटिस्टिकल सीरीज, उन्हीं के बीच में कोरिलेशन होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी के बीच में भी कोरिलेशन हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसकी वैल्यू पर। कोरिलेशन की वैल्यू आती है, उस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पर ये याद रखना है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जिस भी सीरीज़ के बीच में, जितने भी वेरिएबल्स के बीच में आप कोरिलेशन को या फिर रिलेशनशिप को मेजर कर रहे हो, उनके बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऐसा ज़रूरी नहीं है। पहला पॉइंट समझ आया कोरिलेशन के बारे में कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज़ नॉट नेसेसरी। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या कहता है कि जो भी हम रिलेशनशिप मेजर कर रहे हैं किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में, किन्हीं भी दो सीरीज़ के बीच में, उनके बीच में ना एक मीनिंगफुल कंक्लूजन निकलना चाहिए। जैसे अभी मैंने बताया था कि बारिश अच्छी हुई तो क्रॉप अच्छी होगी, ठीक है। तो एक मीनिंगफुल कंक्लूजन निकल रहा है ना, ये हम लोगों को पता भी है और समझ में भी आ रहा है, हम दिमाग लगा पा रहे हैं कि भाई बारिश अच्छी हुई, जितनी भी क्रॉप्स हैं उनको अच्छा न्यूट्रिशन मिला, पानी मिला, ये सब मिला, तो वो अच्छी ग्रो करी। तो एक मीनिंगफुल कंक्लूजन की तरफ हम जा रहे हैं। इसी तरह हम ये भी बता सकते हैं कि अगर कोई एकेडमिक्स में अच्छा है तो हो सकता है उसमें ये सारी स्पोर्ट्स की भी अच्छी क्वालिटीज़ हो, वो बढ़िया खेल लेता हो, तो ये भी एक मीनिंगफुल कंक्लूजन है। पर एक मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप मान लो अपने फ्रेंड के घर गए कभी, उसने पहनी हुई थी ब्लू कलर की शर्ट, ठीक है, फिर आप एक हफ्ते बाद गए तब भी उसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी है, और ऐसे करके आप 10-15 बार चलेगा और हर बारी, मतलब ये समझ लो कोइंसिडेंस है, हर बारी उसने पहनी होती है वही सेम ब्लू कलर की शर्ट। अब ये कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन तो नहीं है ना कि भाई आप कहो कि जब जब मैं उसके घर जाता हूँ उसने ब्लू कलर की शर्ट पहनी होती है, ऐसा तो कोई नहीं है ना। ये कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं है, ये सिर्फ कोइंसिडेंस है, सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, एक इत्तेफाक है ना, सबको पता है। तो ये जो है ना, ये इन दोनों जो सीरीज़ होंगी, मतलब ये जो दो वेरिएबल्स हैं, आपका उसके घर जाना और उसका ब्लू शर्ट पहनना, ये दोनों के बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो दो पॉइंट्स हमको समझ आए को रिलेशन से रिलेटेड। क्या? सबसे पहला मैंने क्या बताया कि जो हमारा कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज़ नॉट नेसेसरी, वो ज़रूरी नहीं है कि दो या दो से ज़्यादा सीरीज़ के बीच में कोई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हो, ठीक है। और बाकी दूसरा मैंने क्या बताया कि मीनिंगफुल कंक्लूजन एग्जिस्ट करना चाहिए, मीनिंगफुल कंक्लूजन निकल कर आए, ठीक है, मीनिंगफुल कंक्लूजन मस्ट एग्जिस्ट। किसके बीच में? जो भी वेरिएबल्स के आप बीच में कोरिलेशन मेजर करना चाह रहे हो, रिश्ता देखना चाह रहे हो, उन दोनों के बीच में या फिर उन सब सारी सीरीज़ के बीच में एक मीनिंगफुल कंक्लूजन होना चाहिए। तो ये समझ आ गए, ये दोनों पॉइंट्स ज़रूर याद रखने। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कोई सीरीज़ दे दी आपको, जैसे अभी मैंने एक फालतू से एग्जाम्पल दिया, तो आप पहचान जाओगे देख के इसमें मीनिंगफुल कंक्लूजन नहीं आ रहा है, तो हम इसके बीच में कोरिलेशन नहीं मेजर कर सकते, कोई रिलेशन नहीं है इसके बीच में, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स याद रखना है। कोरिलेशन होता क्या है? ये एक टूल है, टेक्निक है, मेथड है। और कैसा? स्टैटिस्टिकल टूल, टेक्निक, मेथड है जो कि मेजर करता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप किसके बीच में? बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। तो इस तरीके से आपको डेफिनेशन याद रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन भी अलग अलग होते हैं। देखो 3 तरीके के हैं, ठीक है। 3 तरीके क्या हैं आपके पास यहाँ पे?
मैं लाइन कर देती हूँ, 3 सेगमेंट्स कर दिए मैंने। सबसे पहला आपके पास आता है पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, और एक दूसरा हो गया आपके पास नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये याद रखना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब पॉजिटिव और नेगेटिव समझ आ रहा है। पॉजिटिव मतलब ऐसे वेरिएबल्स जिनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा, और 2 ऐसे वेरिएबल्स जिनके बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा, यही तो पॉजिटिव और नेगेटिव हुए। अब पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि एक सेकेंड, कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज करे, मतलब सेम डायरेक्शन में मूव करें। और एक वेरिएबल अगर डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी डिक्रीज करे, यानी कि सेम डायरेक्शन, मतलब ऊपर जा रहे हैं तो सेम साथ साथ जाएं, नीचे जा रहे हैं तो साथ साथ जाएं। ऐसा नहीं एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जाए। तो यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या है, वो पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, व्हेन 2 वेरिएबल्स मूव इन सेम डायरेक्शन। अगर वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों चीज़ें बढ़ रही हैं या दोनों चीज़ें घट रही हैं, तो क्या हो जाएगा, आपका ये पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो क्या हो सकता है, हाँ, प्राइस और सप्लाई की बात करें हम, तो क्या होता है, जैसे हमने प्राइस और डिमांड में पढ़ा है ना, नेगेटिव रिलेशन होता है, पर प्राइस और सप्लाई में ना पॉजिटिव रिलेशन होता है। मैंने वो चैप्टर नहीं कराया अभी, इसके बाद शायद वही चैप्टर है, तो मैं आपको आगे कराऊंगी। अगर आपने कर लिया है, पढ़ा है, तो आपको पता होगा। प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ रहा है तो हम क्या करते हैं, उसकी सप्लाई बढ़ाते हैं, ठीक है, सॉरी, अगर किसी कमोडिटी की सप्लाई ज़्यादा है तो उसका प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर किसी कमोडिटी की सप्लाई कम है तो उसका प्राइस भी कम होगा। प्राइस और सप्लाई में होता है पॉजिटिव रिलेशन, याद रखना है। या फिर इसी तरह दोनों चीज़ें घट रही हों, कोई भी ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, वैसे मुझे कोई एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है। तो बेसिकली आपको याद रखना है, दोनों चीज़ें जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ, जैसे कि ये है, मान लो कोई एक्स वेरिएबल, ये है वाई वेरिएबल। अब इसकी वैल्यू मैं बढ़ाती जा रही हूँ, 1 2 3 4 5, है ना। इसकी वैल्यू भी मान लो बढ़ी रही है, 10 11 12 14 16, तो दोनों इंक्रीज कर रहे हैं, नज़र आ रहा है ना। ये हो गया पॉजिटिव रिलेशन। अब इसी तरह एक और सीरीज़ है एक्स और वाई, ये क्या है, 3 तो नहीं, 9 7 5 3 1, ठीक है, ये डिक्रीज कर रही है। ये क्या है, यहाँ पे 100 50 25 12 10, और ये भी डिक्रीज करिए, मतलब भले ही इंक्रीज करे भले ही डिक्रीज करे, पर साथ साथ में करें, साथ में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में, याद रखना है, सेम डायरेक्शन, तो वो कहलाता है पॉजिटिव। अब इसी तरह नेगेटिव क्या कहलाएगा, साफ समझ आ रहा है कि जब हमारे जो दोनों वेरिएबल्स हैं, व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन। कैसे डायरेक्शन में, ऑपोजिट या फिर डिफरेंट डायरेक्शन में। जैसे कि अब जो एग्जांपल मैं दूंगी वो दूंगी प्राइस और डिमांड का, ठीक है। प्राइस और डिमांड में होता है नेगेटिव रिलेशन, ऑपोजिट। अगर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है क्या, नहीं, हम तो कम खरीदने लग जाते हैं, कम करते हैं डिमांड। इसी तरह प्राइस किसी चीज़ का कम हो गया तो अब हम सोचते हैं और ज़्यादा खरीद लें, यानी कि डिमांड हम बढ़ा देते हैं। यानी कि ऑपोजिट रिलेशन है, डिफरेंट डायरेक्शन में। प्राइस ऊपर जाएगा तो डिमांड नीचे जाएगी। अब यहाँ पे देखो प्राइस बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिमांड कम होगी। ये 10 11 12 नहीं, डिमांड कम होती जाएगी, 10 9 8 7 6, प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड कम हो रही है। इसी तरह अब यहाँ पे क्या है, प्राइस कम हो रहा है तो इसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ती जाएगी, 100 200 220 223, ठीक है, 300, ऐसे करके। तो ये आपको याद रखना है, पॉजिटिव मतलब सेम डायरेक्शन, नेगेटिव मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन। तो एक टाइप तो ये हो गया कोरिलेशन का, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अब हमारा दूसरा टाइप क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव समझ लिया। एक हमारा टाइप आता है लीनियर एंड नॉन लीनियर, लीनियर कोरिलेशन एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। अब लीनियर और नॉन लीनियर में क्या डिफरेंस है, देखो लीनियर मतलब कि जो भी 2 वेरिएबल्स है ना, अब उनमें चेंज आ रहा है, ठीक है। जैसे अभी ये जो मैंने वैल्यूज़ लिखी थी, इनमें क्या आ रहा था, चेंज आ रहा था ना। तो जो चेंज आएगा ना, दोनों वेरिएबल्स में सेम प्रपोर्शन में चेंज आएगा, तो वो हो जाएगा लीनियर कोरिलेशन। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, एक ये वेरिएबल है मेरे पास एक्स और एक है वाई, ठीक है। अब एक्स में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कुछ भी हो, इंक्रीज हो डिक्रीज हो, उससे कोई मतलब नहीं है। एक्स में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 2 4 6 8 10, ठीक है, ऐसे। y में इंक्रीज हो रहा है 5 8 11
14, 17। अब आप देखो सेम प्रपोर्शन में हो रहा है, दो दो का डिफरेंस आ रहा है ना सब में, दो दो, ये दो दो नंबर से बढ़ रहा है, ठीक है, दो दो डिजिट से, दो दो नंबर से एक्चुअली। यहाँ पे क्या आ रहा है, तीन तीन का डिफरेंस है सब में, यहाँ पे दो दो दो, यहाँ तीन तीन तीन। तो हर बारी जो चेंज हो रहा है दोनों ही वेरिएबल्स में सेम प्रपोर्शन में हो रहा है, ये दो बढ़ रहा है, ये तीन बढ़ा, फिर ये दो कदम चला, फिर ये तीन कदम चला, ये दो कदम चला, तीन कदम चला, ऐसे करके। तो सेम प्रपोर्शन में जब चेंज होते हैं दोनों वेरिएबल्स, वो कहलाता है लीनियर कोरिलेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अब इसी चीज़ का अगर मैं ग्राफ बना के आपको दिखाऊं, कैसे बनेगा, x यहाँ पर है ना, देखो 2 4 6 8 10, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 4 6 8 10। यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं, आपका क्या हो गया 5 और 8 11 14 17, ठीक है, और 14 11 8 और ये 5, ठीक। अब देखो हम देखते हैं यहाँ पे क्या हम ड्रॉ अगर करते हैं, 2 पर 5 कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, फिर 4 पर 8 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आएगा, फिर 6 पर 11 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, फिर 8 पर 14 यहाँ पर आ जाएगा, फिर क्या है 10 पर 17 यानी कि कुछ यहाँ आ जाएगा। तो देखो एक लीनियर, एक सीधी लाइन बन गई ना, यानी कि ये जो दोनों वेरिएबल्स है ना x और y, इनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप है। जहाँ लीनियर रिलेशनशिप है मतलब लीनियर कोरिलेशन है। तो लीनियर कोरिलेशन अगर है किसी भी दो वेरिएबल्स के बीच में, तो उनका जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक सिंपल स्ट्रेट लाइन बनेगी, हमेशा याद रखना है ये चीज़, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा क्या है यहाँ पे। तो लीनियर रिलेशन आपको समझ आ गया होगा, लीनियर कोरिलेशन बेसिकली, रिलेशन नहीं कोरिलेशन। तो लीनियर कोरिलेशन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, व्हेन two variables change in same proportion, अगर वो दोनों सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो रहे हैं तो वो कहलाएगा हमारा लीनियर कोरिलेशन। और जस्ट इसका ऑपोजिट कि जब दोनों वेरिएबल्स जो हैं, व्हेन टू वेरिएबल्स चेंज इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, ठीक है, डिफरेंट प्रोपोर्शन, तो वो हमारा कहलाएगा नॉन लीनियर। कैसे? अब जैसे यहाँ पे x है, इससे नहीं, जैसे यहाँ पर x है और यहाँ y है, ये हो रहा है 2 4 3 10 11, है ना, यहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि मान लेते हैं 5 7 और 7 8 14। अब यहाँ पे देखो हर बारी डिफरेंस अलग दिख रहा है हमको, ये 2 से बढ़ा, यहाँ पे ये 1 से कम हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये कितने से बढ़ा, 7 से, यहाँ पे 1 से बढ़ा, यहाँ पे ये 2 से बढ़ा, यहाँ पे 0 से, यहाँ पे 1 से, यहाँ पे 6 से। मतलब दोनों में जो चेंजेस हो रहे हैं बिल्कुल भी प्रोपोर्शनल नहीं है, कांस्टेंट चेंज नहीं हो रहा है दोनों में एक। अब जब दोनों का ग्राफ बनाओगे तो ऑब्वियसली एक स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, लीनियर नहीं रहेगा। लीनियर नहीं रहेगा मतलब नॉन लीनियर कोरिलेशन कहलाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, याद रखना है, दोनों बढ़ रहे हैं या दोनों डिक्रीज हो रहे हैं। और नेगेटिव मतलब कि आपका या तो एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, ऐसा। और लीनियर नॉन लीनियर उसमें फ़र्क है। लीनियर मतलब कि अगर सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज हो रहे हैं, और नॉन लीनियर मतलब सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज नहीं हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास मतलब आखिरी आता है कि सिंपल एंड मल्टीपल, सिंपल कोरिलेशन, ठीक है। एक हो गया हमारे पास सिंपल कोरिलेशन और यहाँ पे हो गया मल्टीपल कोरिलेशन, ठीक है, सिंपल कोरिलेशन एंड मल्टीपल कोरिलेशन। अब नाम से समझ आ रहा है, सिंपल मतलब सिंपल है, यानी कि सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में ही हम कोरिलेशन मेजर कर रहे हैं, तीसरा बंदा कोई नहीं आ रहा, सिर्फ दो लोगों के बीच के रिश्ते की बात हो रही है, आप और आपका बेस्ट फ्रेंड। ऐसा नहीं है कि आपके बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड आ गई घुस के बीच में, नहीं 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 नहीं, हम सिर्फ आप दोनों के ही रिश्ते की बात कर रहे हैं, आप और आपका बेस्ट फ्रेंड, आप और आपकी बेस्ट फ्रेंड, उसका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बीच में घुस के नहीं आया, ठीक है। सिंपल कोरिलेशन क्या होता है, व्हेन the relation is measured between टू वेरिएबल्स, सिर्फ दो वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। अब इसी तरह मल्टीपल क्या हो जाएगा, दो से ज़्यादा, चाहे 3 हो 4 हो 5 हो। मान लो आप दोनों तो हो हुई, आप और आपका बेस्ट फ्रेंड, उस बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड आ गई, 3 लोग हो गए, मल्टीपल हुआ। आपकी भी गर्लफ्रेंड आ गई, तो 4 लोग हो गए, चारों के रिश्ते की आपस में बात हो रही है, कौन कितना ज़्यादा, किस रिलेशनशिप स्ट्रांग है, कितना ज़्यादा कोरिलेशन है चारों में से किस किस के बीच में, तो वो हो जाएगा आपका क्या, मल्टीपल। तो मल्टीपल क्या होता है, सिंपल सी बात है, व्हेन the relation is measured between
मोर देन 2 वेरिएबल्स, 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में, चाहे 3 हो, 4 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? सिंपल तो देखो क्या हुआ, जो मैंने अभी एक एग्जाम्पल दिया था ना, कौन सा आपका प्राइस और डिमांड वाला, ठीक है। तो प्राइस और डिमांड वाला किस में आएगा? वैसे अगर मैं इसकी बात करूं तो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन होता है ना। प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड नीचे जाती है, तो वैसे तो इसमें आएगा। पर सिर्फ प्राइस और डिमांड की बात हो रही है तो वो सिंपल में भी आ सकता है, क्योंकि 2 वेरिएबल्स हैं, याद रखना। तो कोई एग्जाम्पल एक ही में फिट नहीं होएगा, ठीक है, ये ज़रूर याद रखना है। और इसी तरह अगर मैं बात कर लूँ कि प्राइस और डिमांड में प्रोपोर्शनल चेंज होता जा रहा है, प्राइस 2 से 2 से 2 से ऐसे बढ़ता जा रहा है, डिमांड भी 3 3 3 से बढ़ती जा रही है, तो वो प्राइस और डिमांड वाला जो एग्जाम्पल है वो इसमें भी आ जाएगा, लीनियर। तो एक एग्जाम्पल किसी में भी फिट हो सकता है एक साथ, याद रखना। तो सिंपल का समझ आ गया। अब मल्टीपल का एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो क्या हो सकता है? जैसे डिमांड है, एक तो डिमांड का हम प्राइस से रिलेशनशिप देखते हैं तो वो सिंपल है, पर डिमांड पे सिर्फ प्राइस का इफेक्ट तो नहीं होता, ये हमने पढ़ा है, हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पढ़े हैं कि नहीं। डिमांड पे और किस किस चीज़ का इफेक्ट होता है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, है ना, सब्सटीट्यूट गुड्स का प्राइस, और आपका नंबर ऑफ फर्म्स हो गए, और बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब हमने बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स पढ़े थे, याद आ रहा होगा। उसमें आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स थे, आपके सब्सटीट्यूट गुड्स थे, बहुत सारी चीज़ें थी। तो यानी कि एन नंबर ऑफ फैक्टर्स थे जो डिमांड को अफेक्ट कर रहे थे। तो डिमांड का इन सब से भी तो रिलेशन है। अब इन सब से रिलेशन अगर हम देखें डिमांड का, तो वो हो जाएगा मल्टीपल। मतलब डिमांड का किससे ज़्यादा गहरा रिश्ता है, सबसे ज़्यादा फ़र्क किससे पड़ रहा है? प्राइस चेंज होने से, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज होने से, रिलेटेड गुड्स का प्राइस चेंज होने से, नंबर ऑफ फर्म्स चेंज होने से, किस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। यानी कि बहुत सारे वेरिएबल्स का हम देख रहे हैं। जैसे कि अब क्रॉप है, क्रॉप का अगर मैं अभी मैंने एग्जांपल दिया था, बारिश अच्छी हुई तो हमारी फसल अच्छी होगी, तो ये 2 वेरिएबल्स सिंपल में आ गए। यहीं अगर मैं फसल की बात करूँ तो बारिश, रेनफॉल हो गया, एक हो गया। दूसरा टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर क्या है। तीसरा हो गया हमने किस तरीके के सीड्स यूज़ करे हैं। चौथा हमारा हो गया कि हमने किस तरीके के कौन कौन से फर्टिलाइजर्स यूज़ करे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, क्लाइमेट कैसा है, अब इन सब का फ़र्क पड़ रहा है, तो हम सबसे रिलेशन अगर देख रहे हैं तो वो मल्टीपल हो जाएगा। तो सिंपल, मल्टीपल, लीनियर, नॉन लीनियर, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सारी कहानी आपने याद रखनी है। आई होप समझ आ गया होगा। फटाफट से वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसके बाद हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिसमें हमको पढ़ना है डिग्री ऑफ कोरिलेशन। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन की। तो देखो डिग्री से क्या मतलब है? डिग्री मतलब एक्सटेंट, कि कितना ज़्यादा कोरिलेशन है, कितना कम है। अब जैसे आपके घर में आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, सबसे एक जैसा रिलेशनशिप तो नहीं होगा ना। इवन मम्मी पापा में से भी हो सकता है पापा आपके ज़्यादा क्लोज हो, उनसे ज़्यादा रिश्ता है, मतलब, या फिर उनसे ज़्यादा अच्छा बॉन्ड है, रिलेशनशिप है। मम्मी से इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, आप हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते हो। तो हर लोग जो होते हैं, या फिर कोई भी 2 वेरिएबल्स होते हैं अगर मैं बात करूँ, तो सब में अलग अलग डिग्री ऑफ कोरिलेशन होता है। किसी से ज़्यादा होता है, किसी से कम होता है। अगर क्रॉप यील्ड की मैं बात करूं, जो हमारा क्रॉप है, अगर वो रेनफॉल से ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है तो हो सकता है टेम्परेचर से कम हो रहा हो। और आपका जो सीड्स हैं, वैरायटी ऑफ सीड्स, उससे मीडियम सा हो रहा है। मतलब हर किसी से अलग रिलेशन है कि नहीं। तो इसी तरह सारी स्टैटिस्टिकल सीरीज जो होती हैं जिनमें भी रिलेशन होता है, हर किसी में अलग अलग डिग्री ऑफ कोरिलेशन होता है। तो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन। और डिग्री ऑफ कोरिलेशन का मतलब सिंपल सी बात है कि कितना ज़्यादा या फिर कितना कम या फिर किस एक्सटेंट तक रिश्ता है दोनों वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। और उसके लिए हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हम निकालेंगे कोरिलेशन का कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या है? एक वैल्यू होती है जो हमको बताती है कि ओके इतना रिश्ता है। जैसे अब मान लो 10 में से आपके मार्क्स आए 9, तो हम आपको बोलेंगे भैया ब्रिलियंट हो। यहीं 10 में से 2 आ गए तो हम बोल देंगे कि आप पुअर हो। हाँ, 10 में से 8 आ गए तो 8 नहीं 7 आ गए, 6 आ गए तो ओके एवरेज हो, 5 आ गए तो एवरेज हो। तो हम बोलते हैं ना इस तरीके से। तो यही जितनी वैल्यू आएगी उस हिसाब से हम बताएंगे कि रिश्ता ज़्यादा है, कम है, मीडियम है, एवरेज है, हाई है, लो है, क्या है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। याद रखना है कोफिशिएंट की जो वैल्यू होती है वो लाई करती है -1 से किसके बीच में। जैसे ये वैल्यू हो गई ई, लेट अस सपोज, तो -1 से 1 के बीच में। -1 इधर इधर आते जाएंगे 0 फिर 1। अब देखो जो वैल्यू है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि किसकी वैल्यू कितनी होती है। इसे आप ऐसे समझो, देखो नंबर लाइन से समझोगे ईजी रहेगा, ठीक है। ये है हमारी नंबर लाइन। यहाँ पे सबसे बीच में क्या होता है 0। 0 से इधर जाते हैं, क्या आती हैं? पॉजिटिव वैल्यूज़ आती है ना। तो हम मान लेते हैं +1। क्यों? क्योंकि वैल्यू +1 तक ही होती है कोरिलेशन की, और इधर जाएंगे तो नेगेटिव तक होती है, -1 तक। तो हम -1 ले लेते हैं। ये हो गया। अब ये जो इतना हिस्सा है हमारा ऊपर वाला, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा? पॉजिटिव कोरिलेशन का, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी पॉजिटिव आएंगी। और ये जो इतना हिस्सा है हमारा,
ये कहलाएगा नेगेटिव कोरिलेशन का, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज़ आएंगी नेगेटिव। अभी पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, जस्ट अभी मैंने बताया पॉजिटिव कोरिलेशन में अगर मतलब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं जिन भी वेरिएबल्स की, उसका मतलब ये है कि वो दोनों ऊपर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर नहीं, एक्चुअली सेम डायरेक्शन में, चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, याद रखना है। और नेगेटिव की क्या मतलब होता है, अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये समझ जाना बस। पॉजिटिव वैल्यू आई तो सेम डायरेक्शन में, चाहे ऊपर चाहे नीचे, और अगर नेगेटिव है तो ऑपोजिट। ठीक, अब यहाँ पे हम समझते हैं और चीज़ें। ये +1 है तो ये क्या हो गया आपका परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन, याद रखना है, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। अब ये जो -1 है इसका मतलब क्या हो गया, परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एक्सट्रीम एंड्स हैं बिल्कुल, -1 और +1 तो एकदम परफेक्ट रहते हैं, तो ये परफेक्टली नेगेटिव, परफेक्टली पॉजिटिव। तो अगर किसी भी दो वेरिएबल्स या 2 या 3 वेरिएबल्स के बीच की वैल्यू नेगेटिव बनाती है तो हमको पता चलेगा कि उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एकदम परफेक्ट है। पर क्योंकि वैल्यू नेगेटिव आई है तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसी तरह पॉजिटिव वैल्यू आती है +1 तो हमें पता चलेगा उनके बीच में भी एकदम रिश्ता परफेक्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर वो दोनों साथ साथ जाते हैं, चाहे वो ऊपर जाए चाहे वो नीचे जाए। ठीक है, ये आ गया। अब देखो 0 से 1 के बीच में, अब हम पॉजिटिव को पकड़ते हैं, नेगेटिव अभी भूल जाओ। ठीक है, पॉजिटिव से 1 के बीच में मैं 4 हिस्से कर देती हूँ, ये हो गया 0.5। 0 और 1 के बीच में क्या आता है, आधा ही तो आता है 0.5। इनके बीच में क्या आएगा 0.25, इनके बीच में क्या आएगा 0.75। अब क्या होगा, इस पॉजिटिव में भी 3 कैटेगरीज होती हैं, नेगेटिव में भी 3 कैटेगरीज होती हैं, यहाँ भी लिख देती हूँ वैसे, चलो मैं, यहाँ हो गया -0.5, ये हो गया नेगेटिव का 0.25, ये हो गया -0.75। तो अब इन पॉजिटिव नेगेटिव में भी 3 कैटेगरीज हैं, क्या है, हाई मॉडरेट लो, सबसे ज़्यादा, फिर मॉडरेट, फिर लो। क्या क्या है, हाई मॉडरेट लो। अभी हाई मॉडरेट लो क्या है, देखो अगर क्या है कि 1 के पास हम आते जा रहे हैं, यानी कि हम परफेक्ट होते जा रहे हैं ना, पर अब हम परफेक्ट नहीं हैं, हम थोड़े ज़्यादा हैं, मतलब ज़्यादा मार्क्स आए हैं आपके, जैसे आपके मान लो 8 या 9 मार्क्स आए हैं, अब 10 आते 10 में से तो परफेक्ट होता, पर आपके आ गए 8, 9, 9.5, मतलब काफ़ी हैं, हाई हैं। तो ये वाला जो हिस्सा है ना आपका, ये कहलाएगा हाई। तो अगर आपकी वैल्यू आती है 0.75 से 1 के बीच में तो वो होगी हाई कोरिलेशन शो करेगा, मतलब वो दोनों वेरिएबल्स के बीच का जो रिश्ता है वो हाई है। इसी तरह यहाँ पे आ जाती है वैल्यू, अब जैसे आपके मार्क्स 0 तो नहीं आए, बिल्कुल ही निल बटे सन्नाटा, ऐसे नहीं हुआ, पर आपका क्या हुआ 2 या 3 नंबर आए, पर काफ़ी लो है ना, बिल्कुल कम है। तो इन दोनों के बीच में अगर वैल्यू आती है तो वो लो कोरिलेशन शो करेगा। इसी तरह 0.25 से 0.75 के बीच में आती है, जैसे 3 नंबर से 8 नंबर के बीच में आ गए आपके, 3 से 8 के बीच में मार्क्स आ गए आउट ऑफ 10, मॉडरेट है, जैसे 5 आ गए मॉडरेट हैं, 6 आ गए मॉडरेट हैं, 4 आ गए मॉडरेट हैं, ऐसे तो होता है। तो 0.25 से 0.75 क्या हो जाएगा, मॉडरेट। ये चीज़ याद रखनी है। पर ये लो क्या है, पॉजिटिव, मॉडरेट क्या है, पॉजिटिव, हाई क्या है, पॉजिटिव। इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो पर नेगेटिव। ठीक है, यानी कि मान लो वैल्यू आ गई -0.12, ठीक है, -0.12, ये तो ये किसके बीच में है, 0 से तो कम है, हमें पता चल गया, यानी कि नेगेटिव होगा ना, साइन से ही पता चल रहा है। पर 0.25 से भी कम है, यानी कि इधर इधर ही है, तो लो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका हाई, जैसे वैल्यू आ गई माइनस का 0.84, यानी कि 75 से ज़्यादा है ना, 84, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हाई। और यहाँ पे वैल्यू आ गई इन दोनों के बीच में तो ये कहलाएगा मॉडरेट, जैसे 0.64, 0.66, तो ये मॉडरेट कहलाएगा। 0.3525 से तो ज़्यादा है तो मॉडरेट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें याद रखनी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 0 का क्या मतलब होगा, ये तो परफेक्ट नेगेटिव है, ये परफेक्टली पॉजिटिव है, और 0 मतलब 10 में से 0 मार्क्स आएंगे, मतलब क्या हुआ, दिल बटे सन्नाटा ना। यहाँ भी यही हाल है, यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है नो कोरिलेशन या फिर ज़ीरो कोरिलेशन, नो ज़ीरो कोरिलेशन कुछ भी कह लो, या फिर एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन कुछ भी कह लो, मतलब एक ही बात है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्या क्या है, हमने क्या क्या पढ़ा, फटाफट रिकॉल कराती हूँ।
सबसे पहले हमने नंबर लाइन बनाई, ऐसे ही याद रखना, 0 से इधर जाएंगे पॉजिटिव वैल्यूज़, इधर जाएंगे तो नेगेटिव, यानी कि 0 से 1 के बीच में वैल्यू आएगी तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन शो करेगा, 0 से -1 के बीच में वैल्यू आएगी यानी कि नेगेटिव साइन के साथ आएगी अगर वैल्यू तो नेगेटिव कोरिलेशन शो करेगा। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है वो मैंने बता दिया है। एकदम +1 है यानी कि परफेक्टली पॉजिटिव, -1 है परफेक्टली नेगेटिव। अब क्या होता है, 0 है तो नो कोरिलेशन या फिर एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन या फिर 0 कोरिलेशन, ठीक है। अब 0.75 और 1 के बीच में आएगी तो आंख बंद करके दिमाग में बोलते जाओ, मैं बोलती जा रही हूँ, आप आंसर करना। 0.75 से 1 के बीच में आई तो क्या हुआ, हाई। 0.25 और 0 के बीच में आई तो लो, और 0.25 से 0.75 के बीच में आई तो मॉडरेट। इसको दिमाग में ये डायग्राम सा दिमाग में रखना, ये इसकी इमेज, ये बहुत हेल्प करने वाला है। इसी तरह ये लो, ये पूरा मॉडरेट, ये हाई, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लेना। इसी चीज़ को अब मैं क्या करवाने वाली हूँ, टेबुलर फॉर्म में। तो आपको बस क्या करना है, फटाफट से बस आंसर करते जाना है। मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी, आप सिर्फ आंसर करोगे, ठीक है। आपका रिविजन भी हो जाएगा और आपको अच्छे से याद भी रहेगा। अब देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव हो गया, ये हो गया आपका यहाँ पे नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, याद रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये हो गई आपकी डिग्रीज। क्या क्या डिग्रीज थी, या तो देखो हमारे पास कोरिलेशन था वो एकदम परफेक्ट था कि नहीं, परफेक्ट था। परफेक्ट में क्या क्या चीज़ें थी, परफेक्ट के बाद या तो हाई था, है कि नहीं, या फिर लो था, या फिर आपका मॉडरेट था, ठीक है, या फिर 0 था। अब परफेक्ट पॉजिटिव होता है तो क्या वैल्यू होती है, फटाफट बताओ, +1, ईजी था। परफेक्ट नेगेटिव होती है तो -1, 0 है तो दोनों में 0 0 ही आ जाना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हाई है 0.75 से 1, पर पॉजिटिव है तो +0.75 2 +1। इसी तरह हाई है पर नेगेटिव में तो माइनस का 0.75 2 -1। अब लो है तो लो कब होता है, 0.25 0 की तरफ, ठीक है। लो हमेशा 0 की तरफ, हाई हमेशा 1 की तरफ या फिर -1 की तरफ। तो लो है पॉजिटिव में तो 0.25 to 0 या फिर 0 to 0.25। एक्चुअली हमें क्या लिखना है, छोटे से बड़ा लिखना होता है ना, तो 0 to 0.25। इसी तरह यहाँ भी 0 to -0.25। मॉडरेट क्या हो जाएगा, 0.25 से 0.75 दोनों में ही। तो पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, 0.25 to 0.75, यहाँ हो जाएगा -0.25 to -0.75। ये भी आप टेबल याद रख सकते हो, इसका भी फटाफट से वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। और वो जो आपको मैंने नंबर लाइन पे बताया वो भी बहुत इजी था, समझने के लिए अच्छा था, ठीक है। सो येस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बट नॉट येट। अब हम एक चीज़ और समझ लेते हैं। अब ये जो हमने समझ लिए वैल्यूज़, अब ये वैल्यूज़ आएंगी कहाँ से, कोई तरीका तो होना चाहिए ना कोरिलेशन को मेजर करने का। तो जी हाँ, हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। कितने मेथड्स हैं हमारे पास भाई, 3 मेथड्स हैं। तीनों मेथड्स क्या हैं, सबसे पहला तो है एक स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। कौन सा है, स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। एक है हमारे पास स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन या फिर स्पीयर्समैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, और एक हमारे पास है कार्ल पियर्सन मेथड, कार्ल पियर्सन मेथड या फिर कार्ल पियर्सन मेथड, ठीक है। तो ये तो हो गया, सॉरी, स्पीयर्समैन्स रैंक कोरिलेशन या फिर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। और यहाँ पे कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो इनसे हम वैल्यूज़ निकालते हैं। ये 3 मेथड्स हैं, 1 2 3। ये तीनों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक में हो जाता तो अच्छी बात है, नहीं तो 2 वीडियोस में करवाना पड़ेगा, बट समझ जाना चाहिए। तो इसी के साथ आपका ये वीडियो खत्म होता है। आज हमने पढ़ा कोरिलेशन क्या होता है, उसके 4 टाइप्स क्या है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन। सो येस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।